जय हिंद साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम जो भारतीय संविधान है उसमें भाग 3 को पढ़ने वाले हैं। इससे जो पहले जो क्लास है उसमें हमने देखा है भारतीय संविधान की अनुसूची हमने पढ़ ली है। भाग 1 को कंप्लीट किया है, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 कंप्लीट किया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 3। भाग 3 में जो अनुच्छेद हैं वो 12 से 35 तक हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 3। भाग 3 में क्या है, तो हमने देखा था पहले कि हमारा जो संविधान है उसमें 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो वो 22 भाग है। 22 भाग में से आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 3। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार, या हम कह सकते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार ये हमारे भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार को। ये जो भाग 3 है, भाग 3 में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल या अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 तक हम इसमें अनुच्छेद पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा था भाग 1। भाग 1 में हमने देखा था, इसमें है संघ राज्यों का क्षेत्र है, यानी कि इसमें संघ की चर्चा है। किसकी चर्चा है? तो यानी कि संघ, तो यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है, तो इसमें संघ की चर्चा है। इसमें अनुच्छेद हमने पढ़ा था आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। 1 से 4 तक आर्टिकल हमने भाग 1 में पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि भाग 2। भाग 2 में हमने देखा है नागरिकता। भाग 2 में हमने देखा है नागरिकता। ये जो नागरिकता है इसको हमने भाग 2 में देखा है। इसमें हमने जो आर्टिकल या अनुच्छेद है वो 5 से लेकर 11 तक हमने इसमें पढ़ा है। अब हम देखने वाले हैं भाग 3। भाग 3 में दिया है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसमें हम अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं 12 से 35 तक। तो हमारे जो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 है, इसमें क्या कहा है? आर्टिकल 1 में कहा है कि भारत राज्यों का संघ है और इसमें भारत के नाम दिए हैं। भारत के नाम भारत और इंडिया नाम दिया है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या कहा है? अनुच्छेद 2 में कहा है कि कोई अगर विदेशी जमीन का टुकड़ा या कोई देश है वो भारत में मिलना चाहता है, तो जो सरकार है, संसद है, वो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके उसको भारत में मिला लेगा। अनुच्छेद 3 में क्या कहा है? अनुच्छेद 3 में कहा है कि अगर हमारा जो भारत है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित हैं, तो अगर जो राज्य हैं उनमें अगर नाम में, सीमा में, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना होगा तो आर्टिकल 3 के द्वारा इसको परिवर्तन कर सकते हैं, संसद इसको कर सकती है। अनुच्छेद 4 में कहा है कि जब ये जो संसद या सरकार है और आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर जो विदेश का टुकड़ा है या कोई विदेश है भारत में मिला रही है, कौन? संसद या सरकार, तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और जो किसी राज्य की नाम में, सीमा में, क्षेत्रफल में परिवर्तन करेगी तो भी राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये आर्टिकल 3, 4 में कहा है। अब हम बात करते हैं भाग 2। भाग 2 में नागरिकता है।
5 में क्या कहा है, 5 में कहा था कि प्रारंभ में दी गई नागरिकता, जब हमारा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो भारत के अंदर लोग रह रहे थे उनको आर्टिकल 5 के द्वारा नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6 में कहा है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता दे दी गई। पाकिस्तान से इंडिया आने वाले लोगों को नागरिकता दे दी गई आर्टिकल 6 के तहत। इसमें परमिट रूल लागू हुआ था 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल लागू हुआ था। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आएगा 19 जुलाई 1948 से पहले तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी आर्टिकल 6 के द्वारा। आर्टिकल 7 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पहले गया है और 19 जुलाई 1948 से बाद भारत आ जाता है, तो यानी कि इंडिया से पाकिस्तान चला गया है 1 मार्च 1947 से पहले और 19 जुलाई 1948 के बाद यानी कि लौटकर आ जाता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी आर्टिकल 7 के द्वारा। 8 में क्या कहा है, 8 में कहा है कि कोई व्यक्ति है, कोई भारत का नागरिक है, विदेश में घूमने के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है, काम करने के लिए जा रहा है, तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी, यानी कि उनकी नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 9 में कहा है कि अगर जो व्यक्ति विदेश में घूमने के लिए, रहने के लिए या पढ़ने के लिए गया है वहाँ की नागरिकता ले लेगा तो उसकी नागरिकता आर्टिकल 9 के द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। और आर्टिकल 10 में क्या कहा है, आर्टिकल 10 में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति है उसकी नागरिकता कब तक बनी रहेगी। जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हमारी जो नागरिकता है वो कब तक बनी रहेगी, तो हमारी नागरिकता जब तक बनी रहेगी जब तक कि हम कोई देशद्रोही काम ना कर दे। तो इसके बारे में प्रावधान है 10 आर्टिकल में। इसके बाद हम बात करते हैं 11 में क्या कहा है, 11 में कहा है कि जो नागरिकता है, जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो एक किसने कहा है कि हम भारत के नागरिक हैं, इसको नागरिकता देने वाला कौन है, तो नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाता है वो संसद बनाता है। संसद ने ये जो जिम्मेदारी है नागरिकता बनाने की तो ये गृह मंत्रालय को दे रखी है। तो संसद गृह मंत्रालय के द्वारा हमारे नागरिकता के संबंध में कानून बनते हैं। तो हमारा भाग 2 कंप्लीट हुआ। भाग 1 अब हम देखते हैं भाग 3। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को हम मूल अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार, अब हम देखते हैं कि मूल अधिकार क्या होता है, मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है। जैसे हमारे भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम देखते हैं भाग 3 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। हम देखते हैं मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार, ये जो मूल अधिकार है ना, ये हमारे भाग 3 में दिए हैं। कहाँ पे, तो भाग 3 में। और हम बात करते हैं कि मूल अधिकार वो भाग 3 में दिए हैं। और हम बात करते हैं कि इसमें आर्टिकल की बात की जाए कि इसमें आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद कितने हैं, तो 12 से 35 इसमें हम आर्टिकल पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है। क्या, नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक अधिकार का मतलब कि ये नैसर्गिक अधिकार है, ये जन्म लेते ही ये मिल जाते हैं, तो ये इसको नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को हम क्या कहते हैं, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा है। क्या, मैग्ना कार्टा भी कहा है, तो मैग्ना कार्टा भी कहा है। अब हम बात करते हैं कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये USA यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। तो इस तरीके से मूल अधिकार के बारे में हमने थोड़ा सा समझा। अब हम देखते हैं कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को सबसे पहले किस देश ने इसको अपने संविधान में लिखा था, तो सबसे पहले फ्रांस ने, सबसे पहले फ्रांस ने अपने संविधान में ऐड किया था। तो सबसे पहले फ्रांस ने
अपने अपने संविधान में ऐड किया, यानी कि जोड़ा। तो सबसे पहले जो मूल अधिकार है वो कहाँ के संविधान में देखने को मिलता है, तो फ्रांस ने अपने संविधान में इसको जोड़ा था, मूल अधिकार को। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो भारत है, भारत में कब हुआ था। तो भारत में मूल अधिकार जोड़ने की बात की थी कब, ये हुई थी कराची अधिवेशन में। तो उनकी कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन 1931 में कराची अधिवेशन में इसको जोड़ने की बात कही थी। तो इसकी मांग की थी, तो मूल अधिकार को मांग की किससे की थी, तो ब्रिटिश सरकार से। किससे, तो यानी कि ब्रिटिश सरकार से इसकी मांग की थी। अब हम बात करते हैं कि इसका जो प्रारूप है, भारत में कांग्रेस के अधिवेशन 1931 के कराची अधिवेशन में मांग की ब्रिटिश सरकार से। अब हम बात करते हैं कि इसका जो प्रारूप है, कराची अधिवेशन में ये मांग की थी, तो इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, तो इसका प्रारूप तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका प्रारूप तैयार किया था। तो हमने देखा है मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में है। इसमें आर्टिकल हैं 12 से 35 तक। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि मूल अधिकार जैसे हमने जन्म लिया तो हमारे जन्म लेते ही हमको मूल अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं नैसर्गिक अधिकार। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, तो मूल अधिकार को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मूल अधिकार को USA अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले मूल अधिकार को कहाँ के संविधान में देखने को मिलता है, तो फ्रांस के संविधान में इसको देखने को मिलता है। और हम बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले कब इसकी मांग की, तो भारत में सबसे पहले इसकी मांग की थी यानी कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में इसकी मांग की ब्रिटिश सरकार से। और इसका जो प्रारूप है कि हमको जो मूल अधिकार चाहिए, इसका प्रारूप तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इस तरीके से हमने समझा है मूल अधिकार को। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या कहा है। अब यहाँ से हम देखते हैं आर्टिकल को। जैसे हमारा बात करते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या कहा है, तो अनुच्छेद 12 में कहा है कि इसमें राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा, इसको हम समझते हैं कि राज्य की परिभाषा क्या है। राज्य की परिभाषा कहा है, जैसे अभी वर्तमान में हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ये राज्य का हिस्सा बनने के लिए हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ये राज्य वो राज्य नहीं है जो हमारे भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, या हम स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। ये हम राज्य की, ये अलग राज्य है, ये स्टेट वाला राज्य नहीं है। समझिए साथियों, ये राज्य स्टेट वाला राज्य नहीं है, ये अलग राज्य है। ये जैसे इसमें हम बात करते हैं कि इसमें राज्य में आता है जैसे कि संघ सरकार की कार्यपालिका, संघ सरकार की विधायी यानी कि विधान परिषद, और हम बात करते हैं कि राज्य सरकार की कार्यपालिका और विधान परिषद। तो इस तरीके से इसमें संघ में आते हैं, तो यानी कि इसमें संघ सरकार भी आता है और राज्य सरकार भी आता है। तो जो काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं राज्य। तो इसमें राज्य की परिभाषा दी है, ना कि ये स्टेट के बारे में बताता है, ये राज्य के बारे में बताता है। तो हमको केवल यहाँ से ये पूछा जाता है कि
भाग 2 के आर्टिकल 12 में क्या है? तो भाग 2 के आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं आर्टिकल 13 को। आर्टिकल 13 में क्या कहा है? आर्टिकल 13 में कहा है ऐसा कोई अधिकार जो हमारे मूल अधिकार को, जैसे कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो अभी जितने अधिकार हैं वो तो हमको दिए हैं, अगर वर्तमान में ऐसा कोई अधिकार बनाया जाएगा जो हमारे मूल अधिकार को प्रभावित करे तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो मूल अधिकार ऐसा कोई वर्तमान में ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिससे मूल अधिकार प्रभावित हो, मूल अधिकार प्रभावित हो। तो इस तरीके से अगर कोई हमारा तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें ये कहा है कि अगर वर्तमान में कोई ऐसा कानून बनता है जिससे कि हमारे मूल अधिकार को क्षति हो, हमारा मूल अधिकार प्रभावित हो, तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा, वो कानून नहीं बनेगा। तो ये हमने समझा है कि आर्टिकल 12 में क्या है। आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा। इतना हमको बस यही समझना है कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। ये भी समझना है कि इसमें ये स्टेट वाला राज्य नहीं है, ये सरकार की बात करता है, चाहे वो संघीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 13 में क्या कहा है। तो आर्टिकल 13 में कहा है कि वर्तमान में कोई ऐसा कानून बनता है या बनाया जाता है जिससे कि हमारे मूल अधिकार को क्या हो, यानी कि हमारे मूल अधिकार को क्षति हो या हमारे मूल अधिकार को प्रभावित हो, तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने पढ़ा है अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। अब हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है वो हम पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं समानता का जो अधिकार है वो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 से 18 तक। 14 से 18 तक हम समानता का अधिकार पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आज हमने इस क्लास में देखा है। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान में भाग 3 में दिया है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ये जो मौलिक अधिकार है ये हम आर्टिकल 12 से 35 तक यानी कि पढ़ेंगे। ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को कहाँ से लिया है? हमारे संविधान मूल अधिकार भाग 3 में दिए हैं। मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक दिए हैं। मूल अधिकार को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मूल अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है, क्योंकि ये जैसे ही भारत के अंदर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको मूल अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इसे नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मूल अधिकार है वो USA के संविधान से लिया गया है, बोले तो अमेरिका से लिया गया है। इस जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार सबसे पहले किस देश के संविधान में देखने को मिलता है? तो फ्रांस को संविधान में देखने को मिलता है। हमारा जो भारत में संविधान में जो मूल अधिकार है वो कब मांग की थी? तो मूल अधिकार की मांग की थी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में। ये जो मांग की थी वो ब्रिटिश सरकार से इसकी मांग की थी कि हमको मूल अधिकार चाहिए। इसका जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या कहा है। आर्टिकल 12 में कहा है राज्य की परिभाषा।
आर्टिकल 13 में क्या कहा है? आर्टिकल 13 में सिंपल कहा है कि अगर वर्तमान में कोई ऐसा कानून बनता है या बनाया जाता है जिससे कि हमारे मूल अधिकार को क्षति हो या हमारे मूल अधिकार को हमारे जो मूल अधिकार हैं वो प्रभावित होते हैं, तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा और वो कानून रद्द हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में इतना पढ़ा है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 और आगे भी देखेंगे 19, 20, 21। तो इस तरीके से हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको ये जो क्लास है वो कैसी लगी? आपको जो भी कमी वीडियो में लग रही हो या समझाने का तरीके में कुछ कमी लग रही हो तो हमको कमेंट करें, ताकि हमको पता चल सके हम क्या कमी कर रहे हैं, उन कमियों को सुधार सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।